नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि स्टेट्स को किस तरीके से बाउंड्रीज उनकी खींची गई थी, सीमांकन किया गया था, रीऑर्गेनाइज किया गया था। तो देखा जाए, द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग डिड नॉट कम टू एन एंड विद द पार्टीशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पिछले स्टेट्स। हमें आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी ब्रिटिशर से, पर हमारा जो देश है अभी उसको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना था। जैसे कि उसको ये फेस करना था कि हमारी जो इंडिया की एक्चुअल बाउंड्रीज अब क्या होंगी। ऐसे में उस वक्त क्या हुआ करता था कि राजा महाराजा भी होते थे, तो राजा महाराजा इंडिया के अंदर ही थे, तो उनकी बाउंड्रीज क्या होंगी, हमारी बाउंड्रीज कहाँ तक हमारी सीमाएं हैं, कहाँ तक राजा महाराजाओं की सीमाएं हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम थी। अब इसी बीच क्या हुआ कि पहले जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रहा करते थे, मान लेते हैं स्टेट्स है, 1 2 3 ये 3 स्टेट्स हैं। ब्रिटिशर्स उनको लगता था कि अपने फायदे के हिसाब से वो इस इलाके को या तो इसमें जोड़ देते थे या तो इस इलाके को इसमें जोड़ देते थे, तो उनके लिए इजी था। अब ऐसे में क्योंकि अब भारत पे आया जिम्मेदारी, तो भारत को अब ये देखना था कि इस इलाके को इस स्टेट में जोड़ा जाए या इस इलाके को इस स्टेट में जोड़ा जाए। अब ये भारत के ऊपर जिम्मेदारी थी। अब क्या यही बात यहाँ पे बताई गई है, ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल द स्टेट बाउंड्रीज वर ड्रॉन आइदर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन कन्वेंस और सिंपली कोइंसाइडेड विद द टेरिटरीज annexed by the British government or the territories ruled by the princely powers। दरअसल क्या होता था कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपनी फायदे के हिसाब से वो किसी भी स्टेट को किसी में भी जोड़ देते थे। इसको अगर वो इसमें जोड़ते, उनको फायदा दिखता कि यहाँ से सिस्टम सही चलेगा, तो इसको इसमें जोड़ देते थे। अगर उनको लगता कि इस स्टेट को इसमें जोड़ देना चाहिए, तो वो इस स्टेट को इसमें जोड़ देते थे अपने फायदे के हिसाब से। दूसरा चीज वो क्या करते थे, मान लेते थे वो इस इलाके और इस इलाके को जीत लिए, इनको जीत गए, तो इस इलाके को ब्रिटिशर्स अपने इलाका घोषित कर देते थे कि अब हमारा इलाका है, और यहाँ पे राजा महाराजाओं की बाउंड्रीज आ जाती थी। तो अब क्योंकि अब भारत है कि भारत के पास ये प्रॉब्लम थी कि अब इसको क्या किया जाए, इन इलाके को इसके अंदर जोड़ा जाए या इन इलाकों को इसके अंदर जोड़ा जाए। अब ऐसे में क्या हुआ, इन 1922 नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस द प्रिंसिपल वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेसिस of the reorganization of the Indian National Congress itself। दरअसल 1920 में नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का। उस वक्त कांग्रेस बेसिकली 1922 में कांग्रेस का सेशन हुआ था, जो कि नागपुर में करवाया गया था। एक बहुत बड़ी मीटिंग होती थी, ये होती है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जो बड़े बड़े लीडर्स आए थे, उन लोगों ने ये देखा कि जब हमारा देश है आजाद हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि जो देश है उसको उसकी लैंग्वेज के बेस से हम डिवाइड करेंगे। जहां पे जो लैंग्वेज बोली जाती होगी उसको हम वो स्टेट बना देंगे। थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन ये सारी चीजें चेंज हो गई आजादी के बाद। एंड पार्टीशन आवर लीडर्स फेल्ट दैट कार्विंग आउट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज might lead to disruption and disintegration। It was also felt that this would draw attention away from the other social and economic challenges that the country has faced। तो ऐसे में क्या हुआ कि हमारे जो लीडर्स है, जब उनको आजादी मिल गई, अब ऐसे में क्या करना था, अब उनको लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाना था। तो उनको एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम उनको इस बात का डर लग रहा था कि अगर हम भारत को लैंग्वेज के बेस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे जो देश है उसके अंदर डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा और देश के अंदर जो एकता है, जो यूनिटी है, वो टूट जाएगी। लीडर्स को इस बात का डर लग रहा था, क्योंकि उनको इस बात का मेनली इस वजह से डर लग रहा था क्योंकि रिसेंटली भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने की वजह से उनको पूरा ये डर था कि अगर हम अपने देश के अंदर ही अलग अलग स्टेट बनाएं तो हो सकता है, पूरा चांस है कि यहाँ के जो लोग हैं वो आपस में ही एक दूसरे पे ऐसे ही लड़ बैठे। दूसरी चीज, वो इस चीज से लिए भी थोड़ा डर रहते कि हमारा जो मेन गोल है वो है देश को डेवलप करना। देश के अंदर जो ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, उन सारी इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करना था, उनको चेंज करना था और आगे तक लेकर जाना था। तो ऐसे में गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि हम इस मुद्दे पे अभी हम बाद में बात करते हैं। अभी जो हमारा मेन गोल है देश को डेवलप करना,
गरीबी को कम करना, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, रोजगार क्रिएट करना, लोगों को जॉब्स मिले, इस तरीके का सिस्टम क्रिएट करना, वो चाहती थी कि अभी हमारा ध्यान इस पे ही रहे। और रही बात देश को उसके लैंग्वेज के बेस पर डिवाइड करना, तो अभी रुक जाते हैं, बाद में आराम से करेंगे, ऐसा इन लोगों का मानना था। द सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड टू पोस्टपोन मैटर्स, तो उन्होंने कहा कि चलो अभी पोस्टपोन कर देते हैं, बाद में करेंगे। दिस डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वॉज चैलेंज बाय द लोकल लीडर्स ऑफ द पीपल, तो जो लोकल लीडर्स थे, हालांकि जो सेंट्रल लीडर्स थे बहुत ही जाने माने लीडर्स थे, बहुत ही पॉपुलर लीडर्स थे, इन्होंने मना कर दिया। तो जो लोकल वगैरह लीडर्स थे, जो उतना ज्यादा पॉपुलर वगैरह नहीं थे, पर थे, उनकी भी वैल्यू थी, तो उन लोगों ने क्या कर दिया, इसका विरोध किया कि आपने बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि देश को स्टेट लैंग्वेज के बेस पे अलग अलग स्टेट्स आपको बना देना चाहिए। प्रोटेस्ट बिगन, दंगे शुरू हुए, मतलब इस विरोध में बातचीत हुई, धरने वगैरह शुरू हो गए, स्ट्राइक वगैरह होना शुरू हो गई कि भाई करो, लैंग्वेज के बेस पे अलग अलग स्टेट बनाओ। इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंसेस विच इंक्लूड प्रेजेंट डे तमिल, तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला एंड द कर्नाटका। जो मद्रास, पहले एक मद्रास है, मद्रास के अंदर पुराना जो मद्रास है उसमें तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश आता है, केरला आता है, कर्नाटका आता है, जो पुराना मद्रास था। तो इन जगहों पे था, मतलब एक पुराने मद्रास के अंदर हमारा तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश भी है, केरला भी है और कर्नाटका भी है। तो अब क्या हुआ, द विशाल आंध्रा मूवमेंट, एमसीक्यू में पूछा जाता है, यहां आप ध्यान दीजिए। द विशाल आंध्रा मूवमेंट एज द मूवमेंट फॉर अ सेपरेट आंध्रा वॉज कॉल्ड। एमसीक्यू में हो सकता है पूछे कि विशाल आंध्रा मूवमेंट क्या है, तो विशाल आंध्रा मूवमेंट वो ऐसा आंदोलन है जो कि सेपरेट मांग कर रहा था, आंध्रा मतलब एक मद्रास के अंदर से एक आंध्र प्रदेश स्टेट बना दिया जाए, मद्रास अलग कर दिया जाए और आंध्र प्रदेश, क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश मद्रास के अंदर ही है, तो अब उसको क्या कर दिया जाए, अलग बना दिया जाए, मद्रास अलग स्टेट हो जाए और आंध्र प्रदेश से जो अलग स्टेट हो जाए। तो इसी चीज की जो लोग डिमांड कर रहे थे उसको विशाल आंध्रा मूवमेंट कहा जाता है। Demanded that the Telugu speaking area should be separated from the Madras provinces and made into a separate आंध्र प्रदेश। तो उनका वही मांग था कि जो आंध्र प्रदेश है उसको क्या कर दें, अलग कर दें, आंध्र प्रदेश को अलग कर दे और जो हमारा मद्रास है उसको अलग कर दे। तो ये लोग सिंपल डिमांड कर रहे थे जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज हैं वहां पर। अब हुआ क्या कि पोटी श्रीरामुलु एज अ रिजल्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स वैक्सीनेशन, दरअसल क्या हुआ, पोटी श्रीरामुलु का है, पहले इसके बारे में थोड़ा डेफिनेशन देता हूँ फिर ये बताऊंगा। आ गांधीयन एंड कांग्रेस लीडर, ये क्या है थे, गांधीयन थे और कांग्रेस लीडर थे। वेंट ऑन इंडेफिनेट फास्ट, ये पूरी तरीके से फास्ट पे बैठ गए, कह गए कि भाई मतलब खाना पीना कुछ भी नहीं खाएंगे। दैट लेड टू हिज डेथ आफ्टर 56, अब 56 दिनों के बाद खाना पीना नहीं खाया तो कमजोरी आई तो मर गए। तो ऐसे में डिमांड इनकी ज्यादा, मतलब बहुत ही बुरी सिचुएशन हुई। तो ऐसे में ये जब धरना दे रहे थे वो इस चीज के लिए कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट ने पोस्टपोन किया है कि लैंग्वेज को अलग अलग अभी हम नहीं करेंगे, बाद में हम अपने इंडिया को लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड करेंगे, ये आप गलत करो, इसको आप अभी करो, ये ऐसा ये कह रहे थे। और इसी के लिए क्या कह गए, हड़ताल पे बैठ गए। इनको गांधीयन भी कहा जाता है क्योंकि गांधी जी की फिलॉसफी, गांधी जी की जो थ्योरीज पे उस पे ज्यादा उनकी राहों पे चलते, तो उन्हें गांधीयन भी कहा जाता है। दिस कॉज ग्रेस अनरेस्ट एंड रिजल्टेड द वॉयलेंट आउटब्रेस्ट इन आंध्र रीजन। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा दंगे हो गए क्योंकि इनकी मौत हो गई। तो इसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए कि आप कोई बात नहीं मान पाए और इनकी एक मौत हो गई इसकी वजह से। पीपल इन लार्ज नंबर्स टुक टू द स्ट्रीट्स, लोग हैं बहुत ही बड़ी संख्या में रोडों पे आए और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट को बात माननी चाहिए। मैनी वर इंजर्ड और लॉस्ट देयर लिव्स इन पुलिस फायरिंग, और कई लोग इंजर्ड हुए, कई लोग लॉस्ट कर गए, अपनी जो लाइफ है वो खो गए, मतलब मर गए बेचारे। इस तरीके से चीजें हुई। इन मद्रास सेवरल लेजिस्लेटर रिजाइन देयर सीट्स इन प्रोटेस्ट। मद्रास के अंदर क्या हुआ कि कई सारे जो लेजिस्लेटर थे, इट मीन जो विधायक थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया इस प्रोटेस्ट में कि ये गवर्नमेंट को बात माननी चाहिए, उसके विरोध में इन्होंने अपना पद जो है वो छोड़ दिया।
Finally, the Prime Minister announced the formation of a separate Andhra Pradesh state in December 1952. तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अनाउंस किया कि इतने सारे जो दंगे वगैरह हो रहे थे, तो इसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि ठीक है, हम आंध्र प्रदेश को दिसंबर 1952 में उन्होंने अनाउंस किया कि ठीक है, हम मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश को एक स्टेट बनाएंगे। अब क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने ये बात रखी तो अलग अलग जो स्टेट्स हैं उन्होंने भी डिमांड कर दी, देश भर के अंदर अलग अलग जो है उन्होंने भी डिमांड करना शुरू कर दी कि हमारे स्टेट को भी लैंग्वेज के बेसिस डिवाइड करो, जैसे आप मद्रास से आंध्र प्रदेश निकाल दो। द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश सपोर्ट एंड द स्ट्रगल फॉर मेकिंग ऑफ अदर स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक लाइन इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री, सेम वही चीज की अलग अलग डिमांड होने लगी। These struggles forced the central government into appointing a state reorganization commission, जिसे SRC के नाम से भी जाना जाता है, in 1953 to look into the question of redrawing of the boundaries of different languages। तो फाइनली उनको एक कमीशन बिठाना पड़ा। वो कमीशन क्या करता 1953 में, वो ये देखता कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कितने स्टेट बनाना चाहिए, उनकी क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए। On the basis of its report, the State Reorganization Act SRC was passed in 1956। तो इसने जो रिपोर्ट भेजी, बेसिकली SRC का काम ये था कि देश के अंदर ये देखना है कि कितने लैंग्वेज के बेस पे हम स्टेट कौन कौन सा बना सकते हैं, और इसको फिर रिपोर्ट भेजनी थी गवर्नमेंट को। तो इसने रिपोर्ट वगैरह पेश की थी कि आप ऐसा ऐसा कर दो, ऐसा ऐसा करना चाहिए आपको, तो इसने रिपोर्ट पेश की और फिर 1956 में उसी रिपोर्ट को कानून बना दिया गया। मतलब गवर्नमेंट मान गई कि चलो हाँ, जो आप कह रहे हो वो सही है और ऐसा ऐसा हम स्टेट बना देते हैं। दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी। इसकी वजह से इस रिपोर्ट के तहत 14 स्टेट्स बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। तो one of the most important concerns in the earliest was the demand for separate state would endanger the unity of the country। जब ये सारी चीजें हो गई तो ऐसे में उस वक्त एक बात कही जाती थी कि देखो, अगर लैंग्वेज के बेस पे अगर हम स्टेट को बांटेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि लीडर्स भी इसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा वो डर रहे थे कि देश के अंदर दंगा वगैरह हो सकता है, क्योंकि अभी पार्टीशन हुआ तो देख लो कितनी प्रॉब्लम आई है, और अगर अभी फिर से यही करेंगे तो फिर से देश के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इट वॉज फेल्ट दैट द लिंग्विस्टिक क्लेम्स ऑफ ऑल स्टेट वुड डिसइंटीग्रेट इंडिया, बट इट डजंट हैपन। इवन फॉर डूइंग दिस आवर कंट्री बिकेम मोर यूनाइटेड। तो उनको ऐसा लगा कि ऐसा करने से देश के अंदर डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, देश टूट जाएगा, अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे। पर क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि इसका रिजल्ट ये निकला कि देश के अंदर यूनिटी है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। अब आता है मेन जो एमसीक्यू में पूछ सकता है। 1960 में गुजरात महाराष्ट्र को बनाया गया था अलग स्टेट। 1963 में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। 1966 नागालैंड। 1972 मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। 1987 अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। 2000 झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। ये अलग अलग स्टेट इस ईयर में बनाए गए थे, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। तेलंगाना कब बनाया गया था? लद्दाख कब बनाया गया था? ये स्टेट कब फॉर्म हुए थे? लद्दाख तो अभी रिसेंटली फॉर्म हुआ है, बहुत जल्दी फॉर्म हुआ है। देयर इज मोर चांस कि लद्दाख का पूछ, लेकिन आप इन सब का भी पढ़ लेना। तेलंगाना और लद्दाख को कब बनाया गया था, कौन से ईयर में बनाया गया था इनको स्टेट, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो अगर आपको पता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।